हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रोग्राम कोर्स और पास कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक वित्त में हम लोग सार्वजनिक व्यय के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज इस आर्टिकल में पढ़ने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक व्यय क्या है, इसका मीनिंग, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसके नियम क्या हैं, इनके महत्व और साल दर साल इसकी वृद्धि का क्या कारण है, इन सब चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने इसका एक वीडियो क्लास पिछले क्लास में देखे थे, जिसमें पब्लिक फाइनेंस के दो पार्ट, मुख्य रूप से दो पार्ट होता है, जो जानने का कोशिश किए थे पिछले क्लास में, कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू। उसी टॉपिक में से आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आइए देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो पब्लिक फाइनेंस अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू का समायोजन किस प्रकार किया जाए कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण, अधिकतम सामाजिक लाभ को कैसे हासिल किया जा सके। इस आर्टिकल में हम इन्हीं मुख्य विषय क्षेत्रों में से एक विषय क्षेत्र सार्वजनिक व्यय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। अब बात रही कि ये सरकार कौन होगी, तो सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, उन सभी के द्वारा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को संचालित करने के लिए, जो वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन, सैलरी, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के कई सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग और तरह तरह के सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अल्टीमेटली पब्लिक का ही पैसा होता है, जिसे सरकार देश चलाने के नाम पर खर्च करती है। अब रही बात ये पब्लिक का पैसा कैसे है, तो पब्लिक से सरकार टैक्स वहन करती है और तरह तरह की कई माध्यमों से अपना आय का सृजन करते हैं, और जो समाज को टैक्स वगैरह वगैरह जो सरकार को अदा करती है, उसके बदले में जो त्याग करना पड़ता है, तो उस त्याग के बदले में जो सरकार व्यय करके लोगों पर जो व्यय करता है, उसको एक दूसरे के बराबर करने का प्रयास करता है कि जो आय आता है उससे अधिकतम समाज को लाभ हम किस प्रकार से दे सकेंगे। अब रही बात, पब्लिक एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार जो व्यय करती है वो दो प्रकार के करते हैं, एक विकासात्मक व्यय और दूसरा गैर विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं हम पहला डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के बारे में। यानी विकासात्मक व्यय का मतलब उस व्यय से है जिसका संबंध सीधे तौर पर
देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से है, यानी सरकार द्वारा किया जाने वाला वैसा खर्च जो देश के कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता हो, जैसे सोशल और कम्युनिटी सर्विस, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च, फैमिली वेलफेयर, सोशल बेनिफिट इत्यादि स्कीम पर खर्च, पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन, बीमा कंपनी इत्यादि पर किया जाने वाला खर्च, ये सभी क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, ब्रिज, पावर ब्रिज प्रोजेक्ट इत्यादि पर जो खर्च करते हैं, या एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर, मतलब कि आप स्पष्ट शब्दों में समझ जाइए कि जो देश के विकास, समाज के कल्याण को वृद्धि करता हो, उसे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगला है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी गैर विकासात्मक व्यय। तो ये वैसा व्यय है जो देश चलाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय बढ़ने में योगदान नहीं करते हैं। यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय आय बढ़ने में योगदान नहीं देते हैं, जैसे पुलिस, डिफेंस, जुडिशियल सिस्टम, नॉन प्रॉफिटेबल सरकारी कार्यालय, सरकार द्वारा पेंशन पर खर्च, इसके अलावा टैक्स कलेक्शन पर खर्च, रुपये और सिक्के छापने पर खर्च, IMF से सब क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शंस पर खर्च। यानी कि स्पष्ट रूप से आप समझिए कि ऐसे खर्च जो देश चलाने के लिए तो खर्च तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये जो खर्च है उससे सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे GDP को, आर्थिक विकास को और वृद्धि यानी कि सीधे तौर पर योगदान इसमें नहीं देता है, उसमें वृद्धि करने में योगदान नहीं देता है। तो ये रहा हमारा डेवलपमेंटल और एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत दो और तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो आइए देखते हैं पहले योजना व्यय को। योजना व्यय ऐसे खर्च हैं जिसका किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत किया जाना पहले से तय ही हो, यानी ऐसे खर्च जो बजट के माध्यम से या किसी वार्षिक या पंचवर्षीय योजना के तहत यह तय कर दिए गए हो कि इस खास मद में दिए गए समय के अंदर इतनी राशि खर्च की जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि भारत सरकार के सारे विकासात्मक खर्च जो है, जो व्यय है, वो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। गैर विकासात्मक व्यय में कुछ ही ऐसे खर्च हैं जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। ये पॉइंट को आप गौर करके ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार का जो भी खर्च, विकासात्मक खर्च है, वो प्लान एक्सपेंडिचर मतलब योजना व्यय है। मतलब विकासात्मक व्यय योजनागत व्यय, और दूसरा क्या है गैर विकासात्मक नॉन प्लान यानी कि गैर योजनागत व्यय है के अंतर्गत आते हैं, जिसकी प्रकृति गैर विकासात्मक है। यानी ये ऐसे खर्च हैं जिसका अनुमान हो तो है कि राशि खर्च होगी पर समय तय नहीं है, जैसे राहत आपदा पर किया जाने वाला खर्च। जैसे वर्तमान समय में अभी कोरोना जैसे बीमारी से युद्ध रहे विश्व, इसमें जो अचानक खर्च बढ़ गए हैं, ये क्या है हमारा गैर योजनागत व्यय, गैर विकासात्मक के अंतर्गत आता है। राज्यों को लोन देने के लिए किया जाने वाला खर्च, कुछ खास तरह की सामाजिक सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्च, ये सब आते हैं। दोस्तों, कौन सा व्यय विकासात्मक व्यय है और कौन सा व्यय गैर विकासात्मक व्यय है,
इसके अलावा कौन सा ये प्लान एक्सपेंडिचर और कौन सा ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ये आप भारत सरकार की वेबसाइट जो इंडियन पब्लिक फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ये इसका साइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इस पर विजिट करके आप देख सकते हैं कौन योजनागत के अंतर्गत आता है, कौन गैर योजनागत के अंतर्गत आता है, कौन विकासात्मक है, कौन गैर विकासात्मक है। इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी एकेडमिक्सियन या फिलोसफर रहे, उनमें से अधिकतर का मानना था कि सरकार को लेज़र-फेयर की पॉलिसी अपनानी चाहिए और सरकारी तंत्र को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धन का नियोजन प्राइवेट हाथों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट संस्था ही पैसे का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम पर केवल डिफेंस, पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर खर्च करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 20वीं सदी में कुछ ऐसी घटना, आर्थिक स्थिति होते गए जिससे विचारकों का मन में, सामाजिक घटनाएं ऐसे होती गई जिससे विचारकों को मन संतुलित नहीं रहने दिया और झकझोर के रख दिया। जैसे 1929 का महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जो रहे, इस घटनाओं ने बुद्धिजीवियों को सार्वजनिक व्यय के महत्व पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिए। और 20वीं सदी में जॉन मेनार्ड कीन्स एक बड़ा नाम हुए, जिन्होंने देश को मंदी से निकालने के लिए, रोजगार और प्रभावी मांग बढ़ने के लिए, राष्ट्रीय आय के समान वितरण के लिए सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर लोगों का ध्यान खींचा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पब्लिक एक्सपेंडिचर में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, एक समृद्ध लोकतंत्र की कल्पना बिना सार्वजनिक व्यय के नाम के नहीं की जा सकती है। आज का लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य के स्थापना की कल्पना पर आधारित है और बिना सार्वजनिक व्यय के सामाजिक कल्याण और आर्थिक समानता को हासिल नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बन गया है, जो देश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के निर्धारण में अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए यह जरूरी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय से जुड़े कुछ मूलभूत नियम पहले से तय होने चाहिए, जिसके आधार पर सरकार अपने सार्वजनिक खर्चों को कुशलतापूर्वक संचालित कर सके। तो आइए देखते हैं कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका नियम दिए गए कि सार्वजनिक व्यय का क्या नियम होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिंडले सिराज जो कि सार्वजनिक वित्त के एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने सार्वजनिक व्यय के कुछ नियम या सिद्धांत बतलाए। ये हैं कानून ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कहते हैं जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। फिंडले सिराज के अनुसार पहला कानून था बेनिफिट का नियम, दूसरा था मितव्ययिता का नियम, तीसरा था स्वीकृति का नियम यानी कि सैंक्शन का नियम, और चौथा था अतिरेक का नियम, सरप्लस का नियम। तो आइए पहला देखते हैं। लाभ का नियम यानी कि प्रॉफिट ऑफ का कानून ऑफ बेनिफिट जो है वो क्या कहता है, लाभ का नियम का मतलब है कि सार्वजनिक व्यय इस तरह किया जाना चाहिए कि इससे मैक्सिमम सोशल बेनिफिट यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वित्त के दो महत्वपूर्ण टूल हैं। दोनों के बीच
बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ना तो एक्सेस एक्सपेंडिचर ठीक है और ना ही एक्सेस रेवेन्यू ठीक है। यानी कि जो प्रेशर में ये बनाया गया जो कानून ये गलत हो सकते हैं। डाल्टन ने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी कि प्रोफेसर डाल्टन ने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सिद्धांत में कहते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जब तक सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय करने पर समाज को जो सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होती है वह सरकार द्वारा टैक्स लगाने पर जो समाज को सीमांत अनुपयोगिता यानी कि समाज को जो त्याग करना पड़ता है उसके बराबर न हो जाए। ये प्रोफेसर डाल्टन ने अपनी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी में कहते हैं। इसे एक ग्राफ से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स को रख लिया है, दूसरी तरफ मैक्सिमम सोशल सेटिस्फैक्शन एंड सेक्रीफाइस एंड मैक्सिमम सोशल बेनिफिट को लिया गया। यहाँ पे मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस एंड दूसरी ये रेखा जो है ये है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे संतुलन की स्थिति हो रही है। और यहाँ पे दोनों जो त्याग से होता है, जो टैक्स के माध्यम से लोगों को त्याग उठाना पड़ता है वो बराबर हो जाता है किसके, जो सरकार व्यय करते हैं पब्लिक के ऊपर, यानी कि पब्लिक के कल्याण के लिए जो व्यय करते हैं वो एक दूसरे के बराबर यहाँ हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। तो ये बैलेंस में रहता है। अब इसका दूसरा तरीका है क्या, कानून ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययिता का नियम। मितव्ययिता का नियम का मतलब है कि सार्वजनिक व्यय इस तरह से होना चाहिए जिससे कि सरकारी धन कम से कम बर्बादी हो। इसके साथ साथ सरकारी धन का कुशलता पूर्वक अधिकतम उपयोग किया जा सके। किसी भी सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय के एक सीमा होती है। अगर सार्वजनिक धन कुशलतापूर्वक इस्तेमाल ना किया जाए और धन की बर्बादी हो तो दूसरे जरूरी क्षेत्रों में जहां धन की आवश्यकता है वहां धन की कमी हो जाएगी। ऐसे ही में अधिकतम सामाजिक कल्याण को हासिल करना बहुत ही कठिन हो जाएगी और यह मुश्किल है। तो कानून ऑफ इकोनॉमिक और कानून ऑफ बेनिफिट एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तीसरा तरीका है स्वीकृति का नियम। इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी खर्च जो होते हैं, यानी कि किसी भी सरकार द्वारा जो खर्च किए जाते हैं, सरकारी प्राधिकरणों जो द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी धन देश की जनता का पैसा है। बिना किसी जवाबदेही के इस धन को खर्च करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। भारत में वित्त मंत्रालय अलग अलग सरकारी प्राधिकरणों को जो धन का आवंटन करती है उसका विस्तृत विवरण देश के बजट के रूप में भारत के वित्त मंत्री को संसद में पेश करना पड़ता है। बाद में आवंटित सरकारी धन के खर्च का हिसाब हर सरकारी प्राधिकरण को भी देना पड़ता है। भारतीय संविधान की धारा 148 के तहत भारत में सरकारी आय और व्यय को ऑडिट करने के लिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट एजेंसी की स्थापना की गई है जिसने इसका कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के अतिरिक्त और भी कई नियम हैं जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कानून ऑफ सरप्लस, अतिरिक्त का नियम, यानी कि सरप्लस नियम जो है
इसका मतलब है कि सरकार को अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई गृहस्थ अपना घर चलाने के लिए करता है, वह अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करता है और कुछ पैसा बचा भी लेता है, भले ही उस गृहस्थ को अपनी ज़रूरतों से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। फिनले सिराज कहते हैं कि सरकार को हमेशा संतुलित बजट बनाना चाहिए। फिनले सिराज क्या कहते हैं? सरकार को हमेशा संतुलित बजट जो होगा वो बैलेंस में होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की कल्पना पर आधारित है और सरकार को कई बार अपनी जनता की आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जरूरी सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए देश को मंदी और बेरोजगारी जैसे आपात स्थिति से बाहर निकालने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए और इस तरह के तमाम कार्यों के लिए सरकार को भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में यह हो सकता है कि सरकारी बेसरकारी ऐसे अधिक हो जाए, देश का बजट सरप्लस में रहे। इसके लिए जरूरी खर्चों में कटौती करना भविष्य में और भी भयंकर भुगतान संतुलन का संकट पैदा कर सकती है। ठीक मंदी के समय इसके विपरीत हो सकते हैं, यानी कि सरकार को पैसा खर्च करना ही पड़ता है, टैक्स दरों में कटौती करनी ही पड़ती है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए, अपने उद्योगों को राहत देना पड़ता है। देश में क्रेडिट की कमी को दूर करने के लिए इकोनॉमी में पैसा पंप करना पड़ता है और रोजगार और मांग में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ये तरीका जाने। अब देखते हैं इसके और तरीके हैं। कानून ऑफ इलास्टिसिटी मतलब लोचशीलता का नियम। इसका मतलब है कि सार्वजनिक व्यय इस तरह का हो कि उसमें ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन किया जाना संभव हो सके। जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया कि मंदी के समय पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होनी चाहिए और तेजी के समय कमी में। दूसरा इसका तरीका है समान वितरण का नियम होना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से हो कि देश में राष्ट्रीय आय के वितरण की असमानता को कम किया जा सके। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में इनकम इनइक्वलिटी इतनी गंभीर है कि भारत की कुल आबादी के महज 1% लोगों के पास क्या है, भारत के महज 1% लोगों के पास 70% जो आय है, जो संपत्ति है, वह इकट्ठित है। इस तरह से भयंकर आर्थिक असमानता हमारे भारत देश में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अधिकतम सार्वजनिक व्यय का अधिकतम लाभ मिलने के लिए निम्न वर्गों के पास, जिनके पास कम व्यय है, उनके पीछे अधिक व्यय करना चाहिए और जिनके पास संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपलब्ध है उनसे टैक्स अधिक मात्रा में वसूलना चाहिए। तो अगला इसका तरीका है तीसरा मतलब और भी नियम तीसरा क्या है, उत्पादकता नियम, कानून ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए, व्यर्थ कामों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि मूर्तियों और स्मारक बनाने के लिए बाजारें, सड़कें, पुल के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बाजारें, सड़कें, पुल, स्कूल आदि जिससे हमें अर्थव्यवस्था को में वृद्धि ला सके, विकास किया जा सके, उस सब चीज़ों पर लगाना चाहिए। जैसे कि अभी आपको सरदार पटेल का स्टैच्यू बना दिया गया, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए गए। वो अगर विकासात्मक कार्यों के लिए लगा दिया जाता तो क्या होता, उसे देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ती। अगला है तटस्थता का नियम।
इसका मतलब है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का होना चाहिए कि समाज के हर तबके पर इसका प्रभाव सकारात्मक हो। ऐसा ना हो कि किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए, जबकि दूसरे वर्ग का समुदाय को इससे हानि उठानी पड़े। सरकारी व्यय धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। यह मितव्यय होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। इसका अगला तरीका है ये हम लोगों ने इसका तटस्थता, उत्पादकता वगैरह के 4 पॉइंट इधर पढ़ लिए और 4 पॉइंट उधर पढ़े, मतलब 8 को हम लोग कानून इसका पढ़ लिए। अब इसका महत्व को हम जानते हैं। इसका महत्व है पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक व्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका योगदान रहता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सड़क, पुल, बिजली, डैम, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड, पब्लिक पार्क, कम्युनिटी सेंटर इत्यादि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल ओवरहेड कैपिटल का निर्माण आर्थिक विकास को गति देने का काम करती है। लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्स प्रोजेक्ट काफ़ी महंगे और कम मुनाफे वाले होते हैं। ऐसे में प्राइवेट पार्टी इन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। अब चूंकि सरकार को उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स पर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी भी होते हैं जो भविष्य में आर्थिक विकास को गति देने का काम करते हैं। दूसरा है राजकोषीय नीति, मानी कि फिस्कल पॉलिसी। सार्वजनिक व्यय का इस्तेमाल राजकोषीय नीति के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करती है। मंदी से निपटने के लिए सार्वजनिक व्यय का बढ़ाया जाता है, जबकि तेजी से निकलने के लिए इन्फ्लेशन के समय सार्वजनिक व्यय को घटाया जाता है। यानी कि मंदी के टाइम में हमें क्या होता है, इसे सरप्लस बजट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब मंदी की स्थिति होती है देश में, तब क्या होता है, सरप्लस बजट बनाने की आवश्यकता होती है। और जब तेजी की स्थिति में होता है तो घाटे की बजट बनाने की प्रक्रिया देश को अपनाना चाहिए। अगला है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि अधिकतम सामाजिक कल्याण में इसका योगदान होता है। मतलब कि इसका व्यय मतलब टैक्स से इस प्रकार आय अर्जन किया जाता है, जो लोगों को त्याग करना पड़ता है उसको इस प्रकार से व्यय किया जाए ताकि लोगों का त्याग से ज़्यादा हमारे कल्याण में वृद्धि हो जाए। अगला है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना। सार्वजनिक व्यय का इस्तेमाल क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को खत्म करने में भी किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जिनके पास अधिक धन है, उनसे क्या करना चाहिए, अधिक टैक्स लगाना चाहिए। यानी कि जिसके पास मतलब संपत्ति यानी कि आय जिनका अधिक है, उन पर टैक्स जो है वो अधिक लगाना चाहिए। किनके पास, जिनके पास वेलफेयर संपत्ति अधिक है, उनके पास अधिक परसेंटेज में टैक्स लगाना चाहिए। और जिनके पास वेलफेयर कम है यानी कि गरीब लोग हैं, उनसे टैक्स कम वसूलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय विकास की असंतुलनता को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि गरीब लोगों का टैक्स कम लगाना चाहिए। और इससे गरीब लोगों को क्या करना चाहिए, टैक्स जो है सो कम लगाना चाहिए और एक्सपेंडिचर जो है इसके पीछे अधिक करना चाहिए। ठीक इसके विपरीत अगर
धनी लोग हैं, यानी कि धनी लोग हैं, उनके पास क्या करना चाहिए, टैक्स अधिक लगाना चाहिए और एक्सपेंडिचर कम करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, क्षेत्र में जो असमानता है, जो धन का वितरण की असमानता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ के कम पास, ये संतुलन में आ जाएगी। तो ये है हमारी इसके महत्व। केंद्र सरकार अपने कुल प्लान्ड एक्सपेंडिचर का लगभग 30% हिस्सा उन राज्यों को देती है जिनको विशेष राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाता है, मतलब जो ज़्यादा गरीब देश है उनको ज़्यादा देता है, इसलिए व्यय करता है, विशेष राज्यों को व्यय करता है। अब आते हैं इसको दिन प्रतिदिन वृद्धि होने का क्या कारण है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसमें एडम स्मिथ कहते थे कि समृद्धि से सुरक्षा बेहतर है, समृद्धि से सुरक्षा बेहतर है। किसने कहे थे, एडम स्मिथ ने। आज किसी भी सरकार के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है। देश की सरकारें अपने सालाना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर देती है। भारत सरकार 2019-20 में कुल बजट का 14% डिफेंस के लिए अलोकेट किया था। विदेशी हमलों और घुसपैठी जैसे खुद की सुरक्षा करने के लिए देश को अपनी सेना को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए। आधुनिक हथियार और तरह तरह के सर्वेलेंस उपकरणों, साजों सामान पर व्यय करना पड़ता है। इसलिए साल दर साल इन डिफेंस खर्चों में लगातार वृद्धि होती है। मतलब कि सेना के ऊपर खर्च किया जाना, मतलब दिन प्रतिदिन इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए इस पर खर्च करना ये इसका कारण है। दूसरा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के बढ़ते जाना। मतलब जिस हिसाब से देश में जनसंख्या वृद्धि होगा उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि बढ़ती हुई आबादी के लिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार तथा स्थान, बिजली, पानी, सड़क आदि पर खर्च बढ़ जाते हैं। मतलब उपभोग खर्च यहाँ बढ़ जाते हैं, गैर विकासात्मक और विकासात्मक खर्च यहाँ बढ़ जाते हैं। कारण एक जनसंख्या वृद्धि का भी हो सकता है। अगला है भारत एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना पर आधारित है, इसलिए अपने नागरिक की बेहतरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। सरकार हर साल एक बहुत बड़ी राशि वेलफेयर स्कीम पर खर्च करती है, जैसे कि मनरेगा जैसे योजना चलाया जाएगा 2019-20 में 2019-20 में 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ग्राम सड़क योजना के तहत क्या कहते हैं, दोनों में 19,000 करोड़ को आवंटित किया गया। रूरल वेलफेयर, ग्रामीण कल्याण के लिए बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वेलफेयर एक्टिविटी पर लगातार खर्चों में वृद्धि होती रही। अगला कारण है इन्फ्लेशन। जब वृद्धि मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तब मुद्रास्फीति के बढ़ने की पर भी सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, क्योंकि बढ़ती कीमतों की वजह से सरकारी योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। उसके बाद है नेचुरल क्लाइमेट्स एंड सोशल क्राइसिस। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश के अंदर उत्पन्न असंतोष की वजह से पैदा हुई सामाजिक और आर्थिक यह स्थिरता को ठीक करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है। जैसे वर्तमान में अगर आप देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी, जो विश्व महामारी है, यह विश्व महामारी है।
इस विश्व महामारी से जीतने के लिए सरकार को क्या करना पड़ रहा है, इसकी पर बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ रहा है। तो ये रहा वृद्धि का कारण, साल दर साल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होता है उसका ये प्रमुख कारण रहे। तो इस प्रकार से हम आज पब्लिक एक्सपेंडिचर में इसका मीनिंग, इसके प्रकार यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, इस चीज़ को पढ़ लिए और इसके कानून हम पढ़ लिए, इसके महत्व और इससे साल दर साल इसकी वृद्धि का कारण भी हम लोगों ने जान लिए। आगे अब हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो थ्योरी सिद्धांत दिया गया उसके बारे में जानेंगे, जो सभी स्टूडेंटों के लिए जो सेमेस्टर थर्ड में इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं, पास कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं और प्रोग्राम कोर्स के रूप में जिनका इकोनॉमिक्स है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आज का ये क्लास यहीं तक, इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।